पटना के इस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली एक नीट स्टूडेंट 6 जनवरी को अपने कमरे के अंदर संदिग्ध परिस्थिति में मिलती है। हॉस्टल संचालक और तमाम लोग उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराते हैं। 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक 3 अस्पताल बदले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद लड़की जिंदगी की लड़ाई हार जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद बिहार की पटना पुलिस इस केस को एक अलग एंगल देती है। वो कहती है लड़की ने खुद मौत को गले लगाया है, क्योंकि उसके मोबाइल की सर्च हिस्ट्री ऐसा दिखा रही है कि वो नींद की दवाइयों के बारे में सर्च कर रही थी। यहां तक कि बिहार पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने ये रट लगा रखी थी कि लड़की के साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट, रेप जैसी वारदात नहीं हुई है, उसने खुद मौत को गले लगाया है। इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ की बात नहीं आई है। मुद्दा बनाने का, वो एक फेक न्यूज़ को कहते हैं, वो बनाने की कोशिश की गई है। इसमें बच्ची के सर्च हिस्ट्री में भी 24 तारीख को और 5 तारीख को बच्ची नींद की दवा का क्या असर होता है। लेकिन नीट स्टूडेंट के परिवार वाले बार बार ये दावा कर रहे थे किसी हॉस्टल के अंदर लड़की के साथ गैंग रेप या फिर रेप की वारदात घटी है। उन्होंने कहा है कि हॉस्टल संचालक मनीष चंद्रवंशी के बेटे ने ही लड़की के साथ रेप किया है, और यहां तक कि पुलिस के मुंह में एक मुंह मांगी जो है रकम ठूस दी है, जिसके चलते बिहार की पटना पुलिस इस केस को अलग एंगल देती है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि जब लड़की का इलाज चल रहा था, ना तो लड़की से कोई बयान लिया गया, और यहां तक कि लड़की से जो है परिवार वालों को मिलने भी नहीं दिया गया। शंभू छात्रावास में रहती थी, वहीं पे इसको नशीला पदार्थ दे करके इसके साथ गैंग रेप किया गया है। उसके बाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसके बाद परिजन को बताया गया, साक्ष्य पाने का प्रयास किया गया। ये सब हॉस्टल संचालक जो है नींद की गोली दे करके बच्चियों को जो है बाहर सप्लाई करता था, या तो खुद गैंग रेप करता था अपने अय्याशी के लिए। पुलिस का इसमें मिली भगत है। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के प्रशासन कैसे कह दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बिहार की पटना पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जो ये दावा कर रहे थे कि लड़की के साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट, रेप जैसी वारदात नहीं हुई है, इस रिपोर्ट के आने के बाद उनके ऊपर एक करारा तमाचा पड़ा है। सबसे पहले आप जाने कि आखिर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आया है। जब आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। रिपोर्ट में सामने निकल कर आया है कि लड़की के साथ 1.5 से 2 घंटे तक दरिंदगी की गई थी, उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। गर्दन और कंधे के आसपास नाखून के गहरे घाव मिले हैं। छाती और कंधे के निचले हिस्से पर जो है वो खरोच के निशान मिले हैं। पीठ जो है वो नीली पड़ी हुई थी। रिपोर्ट में आया है कि पीठ को कई घंटे तक कठोर सतह पर जो है वो रगड़ा गया था। यहां तक कि प्राइवेट पार्ट में ताजी चोट और ब्लीडिंग हुई थी, और उस लड़की के साथ फोर्सफुल पेनिट्रेशन किया गया था। यह सामने निकल कर आया कि फोर्सफुल पेनिट्रेशन से चोट लगी है, यानी लड़की के जो साथ संबंध बने थे वो फोर्सफुली बने थे, जबरदस्ती बने थे। लड़की बेहोश नहीं थी, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही थी, जिसके चलते उसके शरीर और प्राइवेट पार्ट में चोटें निकल कर आई है। अब जो पुलिस पहले दावा कर रही थी कि लड़की के साथ कोई रेप जैसी वारदात नहीं हुई है, वो इस आधार पर कर रही थी क्योंकि जिस अस्पताल में लड़की का इलाज हुआ था, वो प्रभात मेमोरियल हो चाहे या फिर वेदांता हो, वहां के डॉक्टर ने ऐसा कहा था कि लड़की के साथ कोई भी सेक्सुअल असोल्ट नहीं हुआ है। अब उन डॉक्टर से पूछने वाला हो कि लड़की के शरीर पर जो खरोच के निशान थे, जो नाखून थे, वो तो एक साफ रूप से दिख रहे होंगे, उसमें तो पोस्टमार्टम कराने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। यहां तक कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में ब्लीडिंग हो रही थी, ये भी साफ रूप से दिख रहा होगा। इसमें पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं पड़ी होगी। इसके बावजूद उन अस्पतालों के जो डॉक्टर थे, जो इलाज कर रहे थे, उन्होंने झूठी कहानी पुलिस को बताई। पुलिस ने इस मामले को दबाया और एक अलग एंगल पेश कर दिया पब्लिक के सामने। क्यों? क्योंकि सामने ये निकल कर आ रहा है कि प्रभात मेमोरियल में जो है हॉस्टल संचालक के कोई रिलेटिव वहां पर डॉक्टर थे। वहां पर बताया जा रहा है कि हॉस्टल संचालक मनीष चंद्रवंशी जो है उनके दामाद हो सकते हैं कि इस अस्पताल में डॉक्टर हो, जिसके चलते पूरा मामला दबाया गया हो, जिसमें हॉस्टल संचालक, यहां तक कि अस्पताल के डॉक्टर और पुलिस प्रशासन शामिल थी, जिन्होंने इस केस को एक अलग एंगल देने का काम किया। लेकिन ये रिपोर्ट जो है पटना मेडिकल कॉलेज में हुई है, जहां से पूरी कहानी पलटती हुई नजर आ रही है। अब आप सबसे पहले जानिए कि ये 6 जनवरी को लड़की अस्पताल में भर्ती हुई थी, जहां पर हॉस्टल संचालक ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि मेरे हॉस्टल के कमरे के अंदर एक लड़की संदिग्ध परिस्थिति में मिली है, उसकी हालत बहुत ही गंभीर है। लेकिन इसके बावजूद
जिस थाना प्रभारी, जिस महिला थाना प्रभारी के पास रिपोर्ट गई थी रोशनी कुमारी, उस हॉस्टल के कमरे में गई नहीं। वहां पर एफएसएल टीम तो छोड़ो, खुद की टीम भी, पुलिस की टीम भी वहां पर गई नहीं, वहां पर देखा नहीं क्या हालात थे, क्या कुछ एविडेंस थे, क्या सबूत थे। रोशनी कुमारी वहां तक गई नहीं। अब इससे साफ होता है अगर उस कमरे के अंदर कुछ हुआ भी हो तो आरोपियों ने जो है वो सारे सबूत जो है मिटा दिए हो। यहां तक कि 17 जनवरी यानी कल का दिन 6 जनवरी को ये वारदात हुई थी। 17 जनवरी को पहली बार जो है एक एसआईटी की टीम, जो आईजी उसका नेतृत्व कर रहे थे, वो टीम पहली बार उस कमरे में पहुंचती है, जिसके विजुअल आप देख भी सकते हैं। लेकिन तब भी एफएसएल की टीम तब भी नहीं पहुंचती। हमारे रिपोर्टर राजेश कुमार झा ने बताया कि उस एफएसएल की टीम अभी भी उस कमरे में नहीं पहुंची है, अभी भी एविडेंस जो है वो कलेक्ट करने नहीं गई है। ये देख सकते हैं कि पटना पुलिस की कितनी लापरवाही है। अब यहां पर आप जानिए कि इसके बावजूद सिर्फ रोशनी कुमारी नहीं, इसके अलावा जो इनके ऊपर बड़े बड़े अधिकारी थे, चाहे वो एएसपी अभिनव कुमार हो और चाहे बड़े अधिकारी हो, कार्तिकेय हो, एसएसपी, उन्होंने सभी ने यही इस रोशनी कुमारी के आधार पर जो उनकी जांच थी उसके आधार पर इस मामले को, इस केस को यही बताया कि नीट स्टूडेंट ने खुद मौत को गले लगाया है, जांच पड़ताल करने की कोशिश की नहीं। यहां तक कि पुलिस ने जो है लड़की का, जब जिंदा थी वो लड़की, उसका स्टेटमेंट भी नहीं लिया। वो कुछ बताना चाह रही थी, नहीं चाह रही थी कुछ, इस बारे में इतनी बड़ी लापरवाही हुई है क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि ये मामला बहुत ही साधारण है, हो सकता है लड़की ने खुद ही मौत को लगाया हो, क्योंकि अस्पताल पुलिस को यही सूचना दे रहा था। लेकिन जब ये कहानी पलटती है तो हर किसी की आंखें खुल जाती है। यहां तक कि सामने ये भी निकल कर आया है कि हॉस्टल संचालक मनीष चंद्रवंशी जो है वो 2020 तक 15,000 रुपए महीने के कमा रहा था, लेकिन 5 साल में न जाने क्या होता है कि वो करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी कर देता है, उसका मालिक बन जाता है और यहां तक कि हर महीने लाखों रुपए कमा रहा है। क्या ऐसी सच्चाई है, वो आपको इस वीडियो में डिटेल में जानने को मिलेगी और आखिरकार उस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ था वो भी आपको जानने को मिलेगा। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये लड़की जो है वो बिहार के जहानाबाद की रहने वाली है और पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी और बचपन से ही उसका सपना डॉक्टर बनने का था। पिछले साल वो नीट की परीक्षा दे रही थी, पिछले साल उसने नीट की परीक्षा पास भी की थी, यहां तक कि उसका बीडीएस में नंबर भी आ गया था, यानी वो जो डेंटल होते हैं, डेंटल डॉक्टर, डेंटिस्ट, वो बनने वाली थी। लेकिन उसने अपने पापा से वादा किया कि मुझे सर्जन बनना है, मुझे एम्स में एडमिशन लेना है और वहां पर एक अच्छा सर्जन बनना है। इसलिए उस लड़की ने जो है बीडीएस को एक तरह से कहे कि ठुकरा नहीं दिया, मतलब एक तरह से कहा कि उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा था, इसके चलते उसने दोबारा से एग्जाम दिया और लेकिन उसके जो सपनों को है वो इन दरिंदों ने चकनाचूर कर दिया। पिता जो है पूरी तरह से टूट चुके हैं, माँ जो है बार बार बेहोश हो रही है, वो रो रही है, बिलख रही है और यहाँ तक कि जो है अब वो 25 दिसंबर को ये लड़की पटना के इस शंभू गर्ल्स हॉस्टल से अपने घर जहानाबाद गई थी और 5 जनवरी तक वहीं गई थी। 5 जनवरी में जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर बैठी और 5 जनवरी को जो है ये इस गर्ल्स हॉस्टल में पहुंच चुकी थी। अब पुलिस के अनुसार, पुलिस का ये कहना है कि जब लड़की अपने घर जहानाबाद के रेलवे स्टेशन से बैठी उस वक्त से लेकर गर्ल्स हॉस्टल में घुसने तक, अपने कमरे में घुसने तक हमारे सारे पास सीसीटीवी है। इस दौरान लड़की के साथ कुछ हुआ नहीं था। यहां तक कि पुलिस का यह कहना है कि जिस हॉस्टल के कमरे में रह रही थी उस हॉस्टल में भी 5 और 6 जनवरी की दरमियानी रात में कोई गया नहीं था, तो हॉस्टल में उसके साथ कुछ दरिंदगी होने का चांस है ही नहीं। इसके साथ ही पुलिस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके पास सीसीटीवी है, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी सार्वजनिक नहीं किए हैं। अब 6 जनवरी की सुबह लड़की अपने रूम से बाहर नहीं आती है। इसके बाद हॉस्टल संचालक कमरा तोड़कर जो अंदर घुस जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर उसे कुछ संदिग्ध लग रहा था तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, क्यों जो है बिना पुलिस को जानकारी दिए हॉस्टल का कमरा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। अब लड़की जब संदिग्ध परिस्थिति में तो उसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, वहां से जो है पुलिस को सूचना दी जाती है। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि महिला थाना प्रभारी रोशनी कुमारी उस हॉस्टल में, उस कमरे में ना ही अपनी टीम ना ही एफएसएल की टीम को ले जाती है, कोई जांच पड़ताल नहीं करती। सीधा सीधा जैसे उसे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया वैसा मान्य था कि लड़की ने खुद जो है मौत को गले लगाया है और यही सूचना ऊपर बैठे अधिकारियों को दे दी। अब यहाँ पर लड़की के साथ क्या कुछ हुआ वो भी सवाल बना हुआ है, कहाँ हुआ यह भी सवाल बना हुआ है। अब यहाँ पर हमारे रिपोर्टर सुजीत गुप्ता ने बताया कि सामने ये निकल कर आया है कि हो सकता है कि लड़की के साथ जहानाबाद में कुछ हुआ हो, पटना में ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन ये अभी एक कह सकते हैं बस एक थ्योरी है। इसीलिए एक पटना पुलिस की टीम जहानाबाद में जांच करने जा रही है।
इसके बाद लड़की को निजी अस्पताल से प्रभात मेमोरियल में और फिर वेदांता में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन 11 जनवरी को वेदांता के अंदर लड़की की मौत हो जाती है। परिवार वालों ने डॉक्टर पर यह भी आरोप लगाए हैं कि लड़की अपनी मां से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने लड़की को इंजेक्शन दे दिया और उसे सुला दिया, लेकिन उसके बाद उसकी आंखें कभी खुली नहीं, ऐसा परिवार वालों को डॉक्टर के ऊपर आरोप है। इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कौन करेगा? पटना पुलिस तो पहले से इस मामले को दबा रही है। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि हॉस्टल संचालक, जब लड़की की स्थिति इतनी गंभीर थी तो हॉस्टल संचालक क्यों जो है एक अच्छे अस्पताल में उसे भर्ती नहीं कराया गया था? पटना के जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर उसे पहले भर्ती क्यों नहीं कराया गया था? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इसमें तो हॉस्टल संचालक और हॉस्पिटल के मिली भगत से मेरे बेटे की हत्या कर दी गई। गलत दुष्कर्म किया गया, दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। माने ऐसा प्रतीत था, कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने के लिए हमारे परिजन पटना में पहुंचे हुए थे। हमारे परिजन सारे पटना में बहुत लोग रहते हैं और उन लोगों को 7 घंटा पटना में इंतजार करना पड़ रहा। उसके बाद फिर बोला गया कि आपका केस इतना जल्दी नहीं होगा, 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। किसने कहा ये SHO थाना प्रभारी रश्मि वर्मा या रश्मि कुमारी, सारे के थाना प्रभारी भी मिला हुआ है पैसा लेकर के। हॉस्टल डॉक्टर के जो एक डॉक्टर क्या है, डॉक्टर सतीश, वो भी मिले हुए पैसा लेकर के। सारा का सारा स्टेटमेंट ये लोगों के माने कल है परसों तक माने हम लोगों के विरोध में था, लेकिन कल जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब आया है तो उससे आज जो है हम लोग के पक्ष में सारा मामला आया है, सारे मीडिया में, पेपर में, मैगजीन में छपा है। अब हम लोगों का आशा लग रहा है कि नहीं मिलेगा। आपको कैसे जानकारी मिली, जब किस प्रकार? भाई मीडिया के द्वारा हम लोग को 5 तारीख को 6 तारीख सूचना मिली 5:15 में कि आपकी बेटी बेहोश है, ऐसे आप आइए पटना। उसके बाद फिर हॉस्टल वार्डन नीतू ठाकुर है तो उसे फ़ोन किए 10 मिनट के बाद, तो बोले कि हाँ से स्थिति खराब है, से आपकी बेटी बेहोश है, से आप चले आइए पटना। आनंद फान में देहात में हम लोग रह रहे हैं अभी फिलहाल, तो हम लोग गाड़ी रिजर्व किए चले गए। तो शाहजहां शर्मा क्लिनिक में आपकी बेटी भर्ती है, तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ भर्ती करवाए हैं नीतू बाडम, हॉस्टल संचालक का बेटा, सब मिलकर उसको भर्ती करवाया। और उसके बाद फिर वहाँ से जब ठीक नहीं हुई तो प्रभात में पहले से भी 2-3 तो फिर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में हॉस्टल संचालक के लड़का जो है वही डॉक्टर है, वही दामाद। तो सब मिली भगत से हुआ है। वहाँ हम लोग को मिलने भी दिया जाता था, हम लोग जबरदस्ती करके परिजन 50-60 की संख्या में परिजन। आखिरी बार आपकी 10 साल बाद आप लोग को बताएंगे। आखिरी बार आपकी बातचीत कब हुई थी? रुक जो तुम बोलना। आखिरी बार बातचीत हुई कि 5 तारीख को जब यहाँ मेरी बेटी गई यहाँ से। क्या कह के गई थी आखिरी बार जब गई? तो आखिरी बार हम लोग माने हमारी बेटी 5 तारीख को यहाँ से गई, तो जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पर हम माता पिता दोनों उसको ट्रेन बैठाए खाने के लिए, तिलकुट वगैरह बोले कि खाएं पापा। 5 तारीख को? हाँ 5 तारीख को करीब 1:30 बजे वाला ट्रेन से उसको भेजे, बोले कि चले पटना, हम चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बजे रात में यहीं से हमने फ़ोन किया कि क्या बेटी तो हाँ खाना खाने जा रहे हैं पापा, खाना खा के कुछ देर के बाद सोएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद 5 तारीख की बात। हाँ 5 तारीख के 9 बजे रात में आखिरी कॉल हुआ, आखिरी बातचीत हुई। और मेरी सपना था कि बेटी डॉक्टर बनेगी। इसके पिछले साल भी बहुत अच्छा अंक लाई थी, जो क्या बोलते दांत के डॉक्टर बनने के लायक थी, लेकिन बोले कि पापा हम जो एम्स में जाना चाहते हैं, हमें सपना है। हमने कहा कि ठीक है बेटी, एम्स में डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ, हमने कहा गरीब है लेकिन जो बनेगा हम प्रयास करेंगे। अब तुम जाओ हॉस्टल में और पढ़ो। और पढ़ने के लिए गई, लेकिन हम क्या जानते थे कि दरिंदों ने मेरी बेटी के साथ ऐसे। किस दुर्घटना हुई है आप लोग को? 6 को एम्स में डॉक्टर बनना चाहती थी, आज एम्स में पोस्टमार्टम रिपोर्ट गया। बिल्कुल बहुत सुशील थी, बहुत माने कोई मतलब ना। आज को जो परिवेश है लड़का लड़कियों का, उससे एकदम परे थे। हमारे गांव के लोग किसी से पूछ लीजिए, गांव अगल बगल जो भी जानते हैं उस बच्ची को। तो सच्चाई ये है कि और बहुत दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि घटनाएं बिहार में रोज होती है बेटियों के साथ, पर डे होती है रोज, लेकिन अगर घटना घटा तो किसी को दबा दिया जाता है, उसका आवाज़ को चाहे पैसे के लालच में दबा जाता है या भय के लालच में दब जाता है। मुझे भय भी नहीं है। और हॉस्टल संचालका कह रहे हैं कि आइए आपका केस मैनेज कर लीजिए, हम आपको जो कहिए वो पैसा देंगे। मैंने कहा कि मेरी बेटी चली जा रही है, आपको पैसे की आवश्यकता है, हमें पैसे की लालच नहीं है। बचपन से आप लोगों का सपना था कि बेटी को डॉक्टर बनाएंगे। तो जो भी हो रहा है सब मिली भगत से हो रहा है, और मिली भगत से प्रशासन के लोग जो है सो ऐसा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर कारगिल चौक पर हम लोग गाड़ी करीब 3.5 घंटा वहाँ सबके साथ प्रदर्शन किए। और प्रदर्शन करने के बाद करीब 1000 फोर्स से हम लोग के विरोध में कि माने जितना जल्दी माने लाश को उठा दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद 3.5 घंटा तक हम लोग लास्ट में हम लोग लाठी चार्ज किया।
लाठी खाने वाले लोग हैं वो लोग अभी यहाँ पर नहीं है ना, बात करा जाते हैं। ये बताइए, बचपन से ही बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से ही मेधावी थी, छात्रा थी और हैं? पढ़ने में बहुत तेज। बहुत तेज थी, बहुत सुशील थी। तो मेरा सपना अधूरा रह गया। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि न्याय मिले मुझे। किस तरीके का न्याय चाहते हैं? न्याय मिले कि उसको फांसी की सज़ा मिले, जो भी दोषी है, चाहे डॉक्टर हों, हॉस्टल संचालक हों, उसके बेटी हों, उसके दामाद हों, जो भी हों, उसको जो है सो न्याय मिले। फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ, और हम लोग पटना हाई कोर्ट में ही कल है परसों रिट याचिका दायर करने जा रहे हैं। और पटना के मुख्य न्यायाधीश से मुझे गुजारिश है, प्रार्थना है कि इस घटना को संज्ञान ले। हाई कोर्ट में जा रहे हैं? हाँ, कल या परसों लोग जाएंगे हमारे परिजन, और संज्ञान लेते हुए इस एक बेटी के साथ जो गलत हुआ है वो उसको न्याय दिया जाए। साथ ही जब परिवार वालों को पुलिस पर भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने पटना के अंदर जो है प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, जाम कर दिया और शव को जो है वो रास्ते में लेकर बैठ गए थे। यहाँ पर उसके बाद जो है प्रदर्शनकारियों के ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं और उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। अब यहाँ पर कई सारी इसमें थ्योरी चल रही है और पुलिस की थ्योरी जो है वो कहाँ कहाँ झूठी साबित होती है वो पहले आप जानिए। पुलिस ने ऐसा दावा किया था पहले कि मोबाइल सर्च हिस्ट्री और नींद की दवाई के आधार पर जो लड़की है स्टूडेंट वो डिप्रेशन में चल रही थी और उसने खुद मौत को गले लगाया है। यहाँ पर सामने ये भी निकल कर आया है कि कमरे के अंदर से जो नींद की दवाइयाँ थी उनके पत्ते मिले हैं, करीब 90 गोली जो है वो मिली थी। उसमें से कितनी खाई है ये हम इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फैक्ट बहुत ही क्लियर हो जाता है कि शरीर पर संघर्ष के दर्जनों निशान थे, गर्दन कंधे पर नाखून और घाव थे, पीठ नीली पड़ी हुई थी, यौन हिंसा के जो है वो इशारा कर रहे हैं। शुरुआती जांच में ऐसे सबूत नहीं मिल रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल डॉक्टर वाले इस मामले को दबा रहे थे और उसी के आधार पर पुलिस भी इस मामले को दबा रही थी। अब आप जानिए कि मनीष चंद्रवंशी जो कहते हैं कि इस हॉस्टल के संचालक थे, मालिक थे, वो 15,000 रुपये 2020 में कमा रहे थे, लेकिन 5 साल के अंदर वो कैसे करोड़पति बन जाते हैं। इसके पीछे वजह ये सामने निकल कर आई है कि 2020 में जब कोविड का दौर था तो उस समय ऑक्सीजन की बहुत मारामारी थी और यहीं पर मनीष चंद्रवंशी इस एक बिजनेस में कूद गए और उन्होंने एक कंपनी खड़ी कर दी जहां पर वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे थे और काफ़ी ऊंचे दाम पर बेच रहे थे। अब सवाल तो ये भी उठता है कि 15,000 रुपये कमाने वाला एक आदमी जो है वो कैसे एक ऑक्सीजन की कंपनी खड़ी कर देता है, क्या इसके पीछे का राज है, वो जांच का विषय बना हुआ है। साथ ही इसके अलावा ये भी सामने निकल कर आया है कि जिस ज़मीन पर इसने ये हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल बनाया है वो विवादित ज़मीन है, उस पर करोड़ों का जो है वो कुछ घोटाला चल रहा है, ऐसा सामने निकल रहा है। इसके अलावा हॉस्टल के ऊपर ही परिवार के साथ उसी इमारत में मनीष रहता है और फर्जी वोटर आईडी कार्ड इसने बना रखी है, चुनाव की तैयारी कर रहा था और उसके अब इसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है क्योंकि अब जो है लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असोल्ट के रेप जैसी वारदात सामने निकल कर आ रही है, लेकिन पहले इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। यहाँ तक कि इसके पीछे इसके ऊपर एक केस भी जहाँ पर एक शादी समारोह में हर्ष के ऊपर फायरिंग के मामला इसके ऊपर दर्ज है। ये हम आपको मनीष चंद्रवंशी जो इस हॉस्टल के संचालक मालिक हैं उसकी कहानी बता रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर लड़की के साथ क्या कुछ हुआ है, वो अभी जांच का विषय बना हुआ है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस हिसाब से उसमें डॉक्टर का जो आया है उसमें दे रहे हैं कि जो सेक्सुअल वायलेंस है उसको रूल आउट नहीं किए हैं, उसमें दे रहे हैं कि इनके साथ कोई वायलेंस हुआ है। इसमें जो शुरुआती डॉक्टर का जो रिपोर्ट आया था और जहाँ पे इलाज चल रहा था वहाँ के रिपोर्ट और जो भी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया दोनों में विरोधाभास पाया गया है। तो जो पहले का रिपोर्ट आया था उसमें डॉक्टर ने रूल आउट किया था और अभी चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है तो हम लोग अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है उसको सत्य मानते हुए चल रहे हैं। अभी इसमें जो चूँकि वहाँ पे जो हॉस्टल के जो लैंड ओनर थे वो सबूतों से छेड़छाड़ ना कर सकें इसके लिए उनकी अरेस्टिंग की गई है, अभी उनको जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। बाकी हम अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रहे हैं क्योंकि 2 डॉक्टर का विरोधाभासी रिपोर्ट आया है, इसलिए हम लोग हायर सेंटर पे भी रेफ़र किए हैं, तो एम्स एक रिपोर्ट ले रहे हैं। इसमें जो पोस्टमार्टम हुआ था वो वीडियोग्राफी के तहत हुआ था और जितने भी मेदांता का भी जो इलाज चला है और इसके अलावा जो इसके पहले के हॉस्पिटल में भी जो इलाज चला है उन सब का जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है इन सब के साथ हम लोग मेदांता को रेफ़र किया, सॉरी एम्स को रेफ़र किया। तो क्या आखिर अचानक इतनी हड़बड़ी क्यों हो गई? एएसपी अभिनव कुमार ने साफ तौर पे कह दिया है कुछ नहीं हुआ है, नींद की गोली मिली है, नींद की गोली खाने से मौत हुई है। देखिए इसमें स्पष्ट है ये बात, इसमें कहीं भी असत्य नहीं हुआ है। उनके यूरिन रिपोर्ट में भी आया नींद की, उनकी जो मृत्यु हुई है वो नींद जो दवाई है उसी कारण हुई है। इसमें केवल एंगल ये आया है कि पहले इसमें कहीं कोई इसमें शक नहीं है कि ये सुसाइड का मामला है, इसमें केवल यानी अभी भी मान रहे हैं कि सुसाइड की है
छात्रा मैं आपको वही बता रहा हूँ इसमें कि जैसा आप स्पष्ट खुद भी देख सकते हैं ये चीज़ कि जो उनका सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी है, इसमें जब महिला अपने घर गई हुई थी 26 तारीख को और 5 तारीख को लौटी थी, वहाँ से जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह आया पूरे हॉस्टल तक का, वो सब कुछ कैमरा अवेलेबल है, वो सारे रिकॉर्डिंग में लिया गया है। इसमें जो इनिशियली जो गायनेकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट आया था, वो कैमरा में अपना बयान भी दी थी, उसमें उनके द्वारा बताया गया था कि किसी तरह की भी यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है, तो उसी के आधार पर कार्य चल रहा था। इसमें जो अभी तक का रिपोर्ट आया है उसमें यह है कि उनके जो नींद की गोली जो है वो उनकी यूरिन में पाई गई है, उनका सर्च हिस्ट्री वगैरह भी पाया गया है उसमें। परंतु जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है उसमें बता रहा है कि जो यौन हिंसा है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग उसी को मानते हुए, चूँकि वो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है तो उसको हम लोग सही मानते हुए फिलहाल उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तो क्या हॉस्टल में पाया गया कौन लोग पहुंचे थे, उनके कमरे में कौन गए, क्योंकि हॉस्टल में तो कैमरे लगे होते हैं, तो कुछ तो सबूत मिला होगा पुलिस को? जो उनके जब वो 5 तारीख को स्टेशन से आई हैं और अपने कमरे में गई हैं और कमरे के बाहर भी कैमरा लगा हुआ है, कोई इस तरह का नहीं आया है कि कोई फोर्सफुल एंट्री हुआ हो वहाँ पे या कोई जबरदस्ती घुसा हुआ हो। जहाँ वहाँ पे गए हैं वहाँ पे जो फुटेज वगैरह में आ रहा है कि जो वहाँ की वार्डन है वो उनको खाने के लिए पूछने गई हैं, लड़कियों का जो नॉर्मल मूवमेंट है वो वहाँ पे है, और बाद में जब ये घटना होती है तो फिर दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसने का मूवमेंट तो है। आखिर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ कहाँ, पटना में हुआ या कहीं और? देखिए, जो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है उसके हिसाब से ये 26 तारीख को अपने घर गई थी जहानाबाद में, 5 तारीख को लौटी हैं, 5 तारीख को स्टेशन से पहुंची हैं, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज लगातार हम लोग के पास मौजूद है। वहाँ स्टेशन से लेकर इनके कमरे तक जाने तक का और कमरे के बाहर तक की पूरी घटना कैमरा के अंदर में है। इसमें कहीं भी इस तरह की कोई घटना नहीं देखी है। यानी आप मान रहे हैं कि पटना में ऐसी कोई घटना नहीं घटी? मैंने कहा कि जो अभी तक अवेलेबल रिकॉर्ड है उसके हिसाब से यहाँ नहीं दिख रहा है। बाकी हम लोग चूँकि ये घटना आया है इसका दायरा हम लोग बढ़ाते हुए अभी कई और जगहों से हम लोग सा रिपोर्ट लेंगे उसमें, और जो हम लोग का फॉरेंसिक का रिपोर्ट है वो भी आना भी बाकी है, उसके बेसिस से फिर आगे कार्रवाई होगी। जहानाबाद भी आपकी टीम गई होगी? जहानाबाद की टीम गई हुई है, वहाँ भी जाँच चल रहा है। जांच चल रहा है। क्या अब तक क्या लगा, किनसे बात होता था, फोन रिकॉर्ड, फोन डिटेल्स भी तो आपके पास आए होंगे? इसमें काफ़ी डिटेल्स आए हैं, कुछ बताए होंगे, लेकिन इस तरह कोई स्पेसिफिक नाम किसी का नहीं आया है अभी फ़िलहाल, और हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आता है और जो एम्स से रिपोर्ट आएगा उस पर सिर्फ आगे काम करेंगे। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस साक्ष्य छिपा रही है। शुरू से ही पुलिस, आपने देखा कि कैसे कारगिल चौक पर हंगामा हुआ, लगातार प्रदर्शन हुआ रात भर। परिवार का कहना है कि पुलिस जानबूझकर इस मामले को दबाना चाह रही, ये सबूत छिपा रही है पुलिस। आखिर कहाँ तक सच है? क्योंकि हॉस्टल में हमला भी हुआ है, वहाँ पे देखा गया कि कई लोग वहाँ हॉस्टल पहुँचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आग लगाते हैं। अगर उनको सबूत के जो देखने, जैसे कैमरा रिकॉर्डिंग अगर देखना चाहते हैं तो हम परिवार को कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, क्योंकि ये मामला निष्ठा से संबंधित है तो इसलिए हम जनरल पब्लिक में इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन परिवार चाहें तो उनको हम सारे कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। जो डॉक्टर की रिपोर्ट अवेलेबल है, जो उनका फ़ोन जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो आए हैं वो हम परिवार के साथ शेयर करने को तैयार हैं, वो स्वयं भी देख लें इस चीज़ को, और जो हमारे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होता है उस बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। तो जो डॉक्टर का रिपोर्ट है हम उसी को मानेंगे, और अगर चाहें तो हम सारे रिकॉर्ड्स उनको दिखा सकते हैं। सार्वजनिक नहीं किया सकता है क्योंकि ये 18 साल से कम की उम्र का मामला है, इसलिए जो परिवार वाले हैं उनके साथ हम लोग शेयर करने को तैयार हैं। इस मामले में बिहार पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। पटना पुलिस की टीम एक जहानाबाद भी गई, जहां पर परिवार वालों से क्या जानकारी जुटा रही है, क्या लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई है वो कहां पर हुई है, हॉस्टल के अंदर हुई है, पटना शहर में कहीं हुई है, या फिर जहानाबाद में हुई है, या फिर किसी और जगह पर हुई है, यह भी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन जो भी सच्चाई है वो सभी के सामने आनी चाहिए। परिवार वालों के जो हॉस्टल के ऊपर आरोप है, हॉस्टल संचालक और उसके बेटे के जो आरोप है, उनमें कितनी सच्चाई है, इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस क्या इस मामले को दबा रही थी? क्या पुलिस ने हॉस्टल संचालक से एक मोटी रकम वसूली है? क्योंकि परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्टल संचालक ने उन्हें भी जो है एक मुंह मांगी रकम दी थी और इस केस को सेटल करने के लिए कहा था। लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि हम इस केस को आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारी बेटी नहीं, ये बिहार की कई बेटियों का सवाल है जिनके आने वाले समय में उनके साथ कुछ भी हो सकता है। अब इस हॉस्टल के अंदर क्या कुछ चल रहा था वो भी एक जांच का विषय बना हुआ है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने कुछ ऐसी अंदरूनी जानकारी दी है जो हम अभी आपको साझा नहीं कर सकते, लेकिन हॉस्टल के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा था, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। क्या कुछ हुआ इस लड़की के साथ, वो इसकी जांच होनी चाहिए। इस मामले में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।